मूवी के शुरुआत में दयानंद रेड्डी नाम के एक मिनिस्टर के घर को दिखाया जाता है। उनके घर के बाहर उनका असिस्टेंट रंगा आता है और वहां खड़ा कर न्यूज पढ़ता है। और अगले सीन में हमें एक माँ और बेटे को दिखाया जाता है जो अपना घर का काम खत्म कर कर दयानंद रेड्डी के घर आते हैं। फिर वो रंगा से मिलते हैं और अंदर जाते हैं और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि इस वक्त तक दयानंद सर को उठ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं उठे। वहां एक बूढ़ा आदमी सो रहा होता है जो कि दयानंद का घर का पूरा काम संभालता है, गार्डनिंग से वॉचमैन तक। रंगा उन्हें उठाता है और बोलता है कि सर अभी तक क्यों नहीं उठे, जाके उन्हें उठाओ। तो आदमी पीछे के दरवाजे जाता है और वो देखता है कि दयानंद रेड्डी को किसी ने मार दिया था। ये बात वो बाहर आकर बताता है और ये बात मीडिया में भी फैल जाती है और न्यूज ब्रॉडकास्ट होने लगती है। अब सीएम को दयानंद रेड्डी के मर्डर केस के बारे में मालूम हो जाता है और वो दयानंद रेड्डी के मर्डर केस के पीछे मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए सुधा नाम के एक आईपीएस ऑफिसर को कहते हैं। सुधा केस के रिलेटेड सारे फाइल्स कलेक्ट करने के लिए अपनी सीनियर ऑफिसर से मिलती है। तो सीनियर ऑफिसर कहता है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर तुम्हें ही ये केस क्यों हैंडल करने के लिए कहा गया। इससे हमें ये पता चलता है कि सीनियर ऑफिसर सुधा से चलता है। जहां पर मर्डर हुआ था कांस्टेबल सुधा को वहां पर ले जाता है। सुधा दयानंद के बारे में कांस्टेबल से पूछती है तो कांस्टेबल बोलता है कि दयानंद बहुत अच्छे इंसान थे और वो गांव वालों की बहुत मदद करते थे। उन्हें जो भी कोई मदद मांगता था उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते, इसलिए इलेक्शन में वो हर बार जीतते थे और वो सबको पसंद थे। फिर सुधा सोचती है कि तो फिर उन्हें किसने मारा होगा। नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर क्राइम होता है वहां सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इस केस में जो भाई इंक्वायरी कर रहे थे वो इंस्पेक्टर ने क्राइम सीन को साफ कर दिया, यानी जितना भी खून था वो साफ कर दिया और सारे सबूत हटवा दिए। दयानंद रेड्डी की बेटी अनीता से पूछा जाता है आपको अपने फादर की मौत की खबर कब मिली। तो कहती है कि उनके फादर के असिस्टेंट रंगा ने कॉल कर कर उन्हें बताया। असल में रंगा ने अनीता को फोन नहीं किया बल्कि उसके हस्बैंड को किया था और अनीता के हस्बैंड ने उसको बताया। जब सुधा अनीता से बात कर रही होती है तब अनीता का हस्बैंड आता है और वहां पर सीन कट हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि उस घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और हमें ये भी पता चलता है कि केस खत्म होने तक सुधा को उसी शहर में रहना है। तो सुधा के लिए घर अरेंज किया जाता है। इस केस की इंक्वायरी करने वाली टीम में सुधा के साथ 4 लोग और है। उनमें से 2 एक्सपीरियंस ऑफिसर है और एक राम नाम का ऑफिसर है और एक दूसरा दिलीप नाम का ऑफिसर है। अब ये 5 लोग एक मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि इस केस में जो भी लीड्स मिले वो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। सुधा सबको ये सब बताती है। दयानंद रेड्डी ने मरने से पहले क्या क्या किया था उसकी पूरी डिटेल्स उनके पास है और वो सब डिस्कस करते हैं। अब हमें विजुअल दिखाया जाता है कि दयानंद रेड्डी को वास्तुशास्त्र पर बहुत विश्वास था और उन्होंने वास्तु के हिसाब से अपना घर बनवाया था। अभी इलेक्शन होने की वजह से वो प्रचार के लिए गांव में जाते थे। उनके साथ हमेशा गंगा रेड्डी नाम का एक आदमी रहता था। गंगा रेड्डी और दयानंद रेड्डी रात के 9 बजे एक लेडी से मिलने गए थे। वो लेडी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ना चाहती थी। तो ये दोनों लेडी से कहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट खड़ी हुई तो ठीक नहीं होगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। वो लेडी से कहते हैं तो लेडी उनसे कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर दयानंद रेड्डी और गंगा रेड्डी दोनों घर वापस आ जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है कि दयानंद रेड्डी की मौत हो गई है। डेड बॉडी को टोटल 4 लोगों ने देखा था। रंगा रेड्डी जो दयानंद रेड्डी के असिस्टेंट थे, प्रकाश जो ड्राइवर था और घर में काम करने वाले 2 मेड्स। दयानंद रेड्डी की मौत की बात पहले ये फैमिली को बताया गया। फैमिली ने दिलीप नाम के एक आदमी को दयानंद रेड्डी के मौत के बारे में बताया। इस तरह मीडिया में पता चल गया और डिस्कशन शुरू होने लगा। डिस्कशन के बाद एक बात सामने आती है कि रॉडीज को पैसे दिए गए थे दयानंद रेड्डी को मारने के लिए। तो डाउट में आने वाले सारे रॉडीज की इंक्वायरी की जाती है, लेकिन कोई भी लीड नहीं मिलता। अब डेड बॉडी को देखने वालों में से एक एक कर बुलाया जाता है और इंक्वायरी की जाती है। पहले रंगा से पूछा जाता है आप ही ने पहले डेड बॉडी देखी है ना, क्या हुआ, सब सच बताइए। रंगा कहता है कि पहले मैंने नहीं देखा, घर में काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी था, उसने पहले देखा था। मैंने ही उस आदमी से कहा था कि सर अभी तक नहीं उठे, तुम जाकर एक बार देख कर आओ। तभी वो आदमी अंदर जाकर देखता है और वही पहला आदमी है जो डेड बॉडी देखा था। और वो बूढ़ा आदमी बाहर आकर बाकी 3 लोगों को बताता है जो कि माँ, बेटा और रंगा थे। उसके बाद रंगा ने फैमिली को कॉल कर कर ये बात बताई। क्राइम सीन पर रंगा को एक लेटर मिला था जो दयानंद रेड्डी ने मरने से पहले लिखा था। उसमें लिखा था कि प्रसाद नाम का एक ड्राइवर
जो पहले उनके साथ काम करता था उसने गलती की और उसे कभी माफ नहीं करना है। रंगा ने फैमिली मेंबर्स को कॉल कर बताया कि ये लेटर दयानंद सर ने लिखा है। फैमिली ने कहा कि इंक्वायरी के वक्त पुलिस को ये लेटर देना, तब तक उसे छुपा कर रखो। रंगा ये लेटर प्रकाश के हाथों में दे दिया, जो कि दयानंद के ड्राइवर थे। प्रकाश ने लेटर ले लिया। रंगा प्रकाश से कहता है कि ये लेटर मेरे वाइफ को दे देना। अगली इंक्वायरी प्रकाश की जाती है। वो कहता है कि मैंने वो लेटर लिया था रंगा सर से और मैंने रंगा सर के वाइफ को ये लेटर दे दिया। दयानंद रेड्डी के मरने की बात फैमिली ने दिलीप नाम के एक आदमी को बताई थी। वो दिलीप ने अनवर नाम के एक आदमी को क्राइम सीन पर भेजा और फोटोज खींचकर वापस भेजने के लिए कहा था। असल में अनवर दयानंद रेड्डी के टाइपिस्ट का काम करते थे। बाद में दयानंद रेड्डी के जाने के बाद बहुत सारे लोग क्राइम सीन पर आने लगे और दिलीप भी आए थे। इन सबकी गलती ये थी कि किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि सारे लोग एक एक कर आने लगे। बहुत सारे लोग आने जाने की वजह से एविडेंस इधर उधर होने लगे। सब ये समझ रहे थे कि ये मर्डर है, लेकिन गंगा रेड्डी का ये मानना था कि दयानंद को एक बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, शायद उसी की वजह से वो मर गए होंगे। पहले इस जगह को क्लीन करने के लिए कहता है। दयानंद रेड्डी खून वाली जगह को क्लीन करने के लिए कहता है। वर्कर्स ने कहा कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्लीन करने से पहले। क्लीन करना सही नहीं होगा, लेकिन गंगा रेड्डी ने मना किया और फोर्स कर सारे खून को साफ करवाया। इसमें गंगा रेड्डी ने भी खून साफ किया। तभी इंस्पेक्टर क्राइम सीन पर आते हैं और सबको खून साफ करते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। इतना पता चलने के बाद सुधा को गंगा रेड्डी पर शक शुरू होता है। अगली इंक्वायरी गंगा रेड्डी की जाती है। सुधा गंगा रेड्डी से पूछती है, क्राइम सीन क्लीन करने की परमिशन किसने दी आपको? गंगा रेड्डी कहता है कि जब मैंने देखा मुझे लगा ये नॉर्मल मौत है, अगर ये लोग इसे मर्डर कहें तो हमारी पार्टी की बदनामी होगी, इसलिए मैंने क्लीन करवाया। सुधा एक एक कर सबकी इंक्वायरी करती है। जब वो बाहर आती है तब कांस्टेबल उदास दिखता है। सुधा पूछती है क्या हुआ, तो कांस्टेबल बताता है कि प्रकाश को कस्टडी में रखा गया। प्रकाश बहुत इनोसेंट है, इसलिए कांस्टेबल उदास होता है और सुधा से कहता है प्रकाश की इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर सुधा कहती है कि प्रकाश ने अगर कुछ नहीं किया तो हम उसे जरूर रिलीज करेंगे, ये सिर्फ टेम्पररी इंक्वायरी है, चिंता मत करो। अगले सीन में इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर को जल्दी खबर मिलती है, लेकिन क्राइम सीन पर बहुत लेट पहुंचते हैं। तो सुधा उनसे पूछती है आप लेट क्यों हुए, और क्राइम सीन साफ हो रहा था तो आप चुप क्यों रहे इस वक्त? तो इंस्पेक्टर कहता है वहां बहुत पावरफुल पॉलिटिशियंस थे, वो मेरी बात सुनने की हालत में नहीं थे। अगर मैंने रोका होता तो मुझे सस्पेंड कर देते। सुधा कहती है कि तो अपनी जान बचाने के लिए आप चुप रहे, अगर आपने सही इंक्वायरी की होती तो एक केस जब ही सॉल्व हो जाता। इंस्पेक्टर कहता है कि अब आप इंक्वायरी कर रही हो ना, देखते हैं कि आपको फ्रीडम से काम करने ये देते हैं या नहीं। ये पॉलिटिशियंस बहुत पावरफुल है और आपको एक केस सॉल्व करने नहीं देंगे। इससे सुधा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी तरह किसी से नहीं डरती और मैं सच्चे अपराधी को ढूंढ कर रहूंगी। सुधा के साथ 4 लोग काम कर रहे थे, उन्हें अलग अलग काम दिया जाता है। राम को पॉलिटिकल पार्टी में दयानंद रेड्डी के दुश्मन चेक करने के लिए कहा जाता है। दिलीप को पर्सनली दयानंद रेड्डी का कोई दुश्मन है या नहीं चेक करने के लिए कहा जाता है। तीसरे इंस्पेक्टर को दयानंद रेड्डी के फाइनेंशियल डीलिंग के लिए चेक करने के लिए कहता है और चौथे इंस्पेक्टर को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहते हैं। अब ये 4 इंस्पेक्टर अपना काम शुरू करते हैं। चौथे इंस्पेक्टर को सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें एक आदमी दयानंद रेड्डी के घर के पास बाहर घूमता रहता है। बाइक का पता चलता है, लेकिन वो आदमी का पता नहीं चलता। अगले सीन में पहले घर में काम करने वाले लोगों को बुलाकर इंक्वायरी की जाती है। दयानंद रेड्डी के घर में एक बूढ़ा आदमी भी काम करता है, उसे बुलाया जाता है। उसे पूछा जाता है कि आपने दयानंद रेड्डी को आखिरी बार कब देखा? वो कहते हैं कि उस रात वो स्मोक करने बाहर आए थे और मैं गार्डन में पानी डाल रहा था। उन्होंने कहा कि टाइम हो गया है, तुम जाकर सो जाओ। और दूसरी तरफ राम ईश्वर नाम के आदमी की इंक्वायरी कर रहा है। ईश्वर अपोजिशन पार्टी का है और अब तक इलेक्शन में जीत नहीं पाया, शायद इसी गुस्से में उसने मर्डर करवाया हो। राम ऐसे सोचता है और ईश्वर राम को यह बताता है कि मर्डर के दिन ईश्वर हॉस्पिटल में था। ये बात राम सुधा को भी बताता है, तो बोलते हैं कि शायद ईश्वर झूठ बोल रहा है कि वो हॉस्पिटल में था। दयानंद रेड्डी के मरने से ईश्वर को फायदा होगा, शायद इसी ने रॉडीज को पैसे देकर दयानंद को मारा होगा। अब दूसरी तरफ प्रदीप नाम का एक आदमी सुधा से मिलता है और कहता है कि मैं क्राइम सीन पर गया था, मुझे 3 लोग पर शक है, अमित, भूषण और गंगा रेड्डी। अमित और भूषण दोनों दयानंद रेड्डी के रूम में साफ करने वाले लोगों के अलावा किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। गंगा रेड्डी थोड़ा घबराया हुआ था और इस मर्डर को नेचुरल डेथ की तरह प्रूफ करने के लिए कोशिश कर रहा था।
और केस क्लोज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। दयानंद रेड्डी के मरने से भूषण या अमित को सीट मिल सकती है, तो शायद इसी लालच में उन दोनों ने मर्डर किया होगा। गंगारेड्डी हमेशा दयानंद रेड्डी के साथ ही रहता है। पार्टी के लिए फंड्स आते थे। शायद गंगारेड्डी ने उसमें कुछ हेरफेर की थी। जब दयानंद को ये बात पता चल गई तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में गंगा ने दयानंद रेड्डी का मर्डर किया होगा। प्रदीप ये भी बताता है कि दयानंद रेड्डी का किसी मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप भी था, जो कि उनकी उम्र से काफी छोटी थी। 34 इयर्स का फर्क था दोनों के बीच। एक ऑफिसर को दयानंद रेड्डी के फाइनेंशियल डीलिंग के चेक करने के लिए कहा गया था। उसके हिसाब से दयानंद रेड्डी किसी जगह को बेचने की कोशिश कर रहे थे और डायमंड बिजनेस का प्लान कर रहे थे। इसलिए दयानंद रेड्डी अनूप नाम के एक आदमी के साथ घूम रहे थे। अनूप की इंक्वायरी की जाती है। अनूप के फादर से महेश नाम के आदमी ने 10 लाख रुपए लोन लिए थे, लेकिन वापस नहीं दिए। महेश ने अनूप को कहा कि मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले हैं, जिसको बेच दो तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, डील कर दो तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। इसलिए अनूप यह बात दयानंद रेड्डी को बताया। उन्होंने एक डील भी करने का फैसला किया। डील कर पैसा शेयर करने का प्लान बनाया। जब अनूप नहीं होता तो दयानंद रेड्डी उसके घर जाता था। दयानंद रेड्डी ने अनूप की मां पर नजर रखी थी। यह सुनकर सुधा शॉक हो जाती है। अगले सीन में सुधा अनीता से पूछती है कि दयानंद रेड्डी को इतनी पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। तो अनीता कहती है कि मेरे पापा ने बहुत जगह ली थी, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश भी की थी, मुझे नहीं पता कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या नहीं। सुधा पूछती है आप उनकी अकेली बेटी है ना, सारी प्रॉपर्टी आप ही को मिलेगी है ना। अनीता कहती है कि हाँ। तब अनीता के हस्बैंड उसे दूर से घूर रहे होते हैं। दयानंद रेड्डी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुझे और तेरी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगी। ये मैसेज एक लेडी ने लिखा था जिसका नाम शाहीन था। फिर शाहीन की फोटो दयानंद रेड्डी के साथ और एक बच्चे के साथ मिला था। जैसे प्रदीप ने कहा था कि दयानंद रेड्डी एक मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शाहीन थी, जो कि दयानंद रेड्डी की सेकंड वाइफ थी। जब शाहीन की इंक्वायरी होती है, जब शाहीन से पूछा जाता है कि उसने ऐसा मैसेज क्यों भेजा, तो शाहीन कुछ चीजें बताती है। शाहीन का भाई दयानंद रेड्डी के साथ काम कर रहा था। उसके रिकमेंडेशन पर ही शाहीन को जॉब मिली थी। दयानंद रेड्डी ने शाहीन को जॉब पर रख लिया। एक बार शाहीन ने उन्हें स्मोक करते हुए देखा और कहा आप लोगों के रोल मॉडल हो, पब्लिक में स्मोक करेंगे तो कैसा लगेगा। इससे दयानंद रेड्डी को शाहीन से प्यार हो गया और प्यार की उम्र नहीं होती, इसलिए दोनों के बीच 34 इयर्स की गैप था। इसलिए उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दयानंद रेड्डी की वाइफ के गुजर जाने के बाद उन्हें अकेलापन सताने लगा। शाहीन उनकी केयर करती थी, इसलिए उन्हें शाहीन से प्यार हो गया। दयानंद रेड्डी एक दिन कॉल कर शाहीन को प्रपोज किया। शाहीन शॉक हो गई। दयानंद रेड्डी ने अपनी वाइफ के मरने के बाद और अकेलेपन के बारे में शाहीन को बताया। शाहीन को उनकी हॉनेस्टी बहुत पसंद आई और शाहीन को भी उनसे प्यार हो गया। आखिर में दोनों शादी करने का फैसला किया। शाहीन की फैमिली भी शादी के लिए मान जाती है। दयानंद रेड्डी ने कहा कि ये बाहर की दुनिया को हमारी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। शाहीन की फैमिली भी मान जाती है। दयानंद रेड्डी ने इस्लाम तरीके से शाहीन के साथ शादी कर ली। शादी के बाद दयानंद रेड्डी ने अपना नाम बदल दिया और अपने रिलेशन को सीक्रेट रखा। शाहीन के लिए अलग घर बनवाया और जब भी टाइम मिलता वहां पर आते जाते रहते थे। दयानंद रेड्डी के टेस्ट में शाहीन भी उनका साथ देती थी। फिर एक स्टेज पर आने के बाद उनकी सीक्रेट शादी के बाद फैमिली को पता चल गई। अनीता ने दयानंद को खूब डांटा, इस उम्र में आप ये क्या कर रहे हो, अगर लोगों को पता चला हमारी इज्जत पानी में मिल जाएगी। इसके कुछ दिन बाद दयानंद ने शाहीन से बात नहीं की। शाहीन कॉल करती थी लेकिन वो पिक नहीं करते थे। लेकिन एक दिन शाहीन मिलने आई तो दयानंद ने कहा कि सॉरी, घर वालों ने मेरा फोन छीन लिया इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुम्हें किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। आखिर में दोनों को एक लड़का पैदा हुआ। एक दिन दयानंद रेड्डी के रिलेटिव शिवा को ये बात पता चलती है। शिवा ने शाहीन की फैमिली को धमकाया और कहा कि दयानंद रेड्डी से दूर रहो, इतना जल्दी हो सकता है ये शहर छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। ये बात दयानंद रेड्डी को पता चलती है तो उन्होंने शिवा को वार्निंग दी और कहा कि मेरे मामले में मत पड़ो। असल में शिवा उनके फर्स्ट वाइफ के भाई थे। कुछ दिन बाद दयानंद रेड्डी को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई। शाहीन उन्हें देखने हॉस्पिटल गई। दयानंद रेड्डी ने कहा अगर मैं मर गया तो दूसरी शादी कर लेना। शाहीन ने कहा कि कभी नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर आपकी याद में जीऊंगी लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। दयानंद ने कहा कि अगर कुछ कमी हो तो मुझे बता देना, मैं उसे अरेंज कर दूंगा, तुम लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि दयानंद जी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन बहुत दिन बीत गए थे फिर भी दयानंद शाहीन को देखने नहीं आए। टेंशन में शाहीन गुस्से में एक मैसेज भेजती है, तुझे और तेरे फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि दयानंद मरे और उनके फैमिली को कुछ हो।
और ये बात पता चलती है कि फैमिली ने उनके सारे फाइनेंशियल सोर्स ब्लॉक कर दिए हैं। इसलिए दयानंद को पैसों की प्रॉब्लम हुई। शाहीन को पैसे भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास अपने 1-2 प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, उसे बेचकर शाहीन को पैसा भेजना चाहते थे। लेकिन अब अनूप का झूठ पता चल गया था। अनीता कहती है कि महेश ने हमारे फादर से पैसे लिए थे, वापस नहीं दिए। बदले में डायमंड डील का झूठ बोला। महेश के पास डायमंड सोई कुछ नहीं है। सुधा ने अनूप से सच पूछा। वो बोलना शुरू करता है। अनूप का प्लान था कि बड़े लोगों को टारगेट कर डायमंड डील के नाम पर एडवांस ले लो और लोगों को उल्लू बनाओ। दयानंद रेड्डी के साथ भी ऐसा ही किया। जब उन्हें पता चला तो अनूप के घर गए तो उसकी माँ को बताया। अनूप ने यह झूठ बोला कि दयानंद ने उसके माँ के साथ गंदे तरीके से व्यवहार किया। अब सुधा अपनी टीम से पूछती है, तुम्हें किस पर शक है? राम कहता है कि उसे ईश्वर पर शक है क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी का था। अमित और भूषण पर भी शक है क्योंकि दयानंद के मरने से उन्हें सीट मिल सकती है। दिलीप को अनीता पर शक है क्योंकि दयानंद ने शाहीन से शादी की थी तो प्रॉपर्टी में शाहीन का भी हिस्सा होता। शायद अनीता ने विल चेंज करने की कोशिश की थी। शिवा जो दयानंद के वाइफ का भाई है उस पर भी शक जाता है क्योंकि उसने प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर सकता है। सबके कॉल हिस्ट्री चेक करने का फैसला होता है। दयानंद रेड्डी के केस में अमित, भूषण और ईश्वर पर शक है। कहकर न्यूज फैल जाती है। यह बात मीडिया में कैसे लीक हुई? इससे सुधा को अपने टीम मेंबर्स पर शक होता है। टीम से पूछती है किसने ये लीक किया होगा। सुधा गुस्सा करती है, मैंने तुम सब पर भरोसा किया और तुमने ये सब गलत किया, और वहां से चले जाती है। अगले सीन में अनीता और उसके हस्बैंड सीएम से मिलने आते हैं। रोज न्यूज में मेरे फादर के बारे में बात हो रही है, हमें बुरा लग रहा है, इंक्वायरी बंद करो। अनीता और उनके हस्बैंड सीएम को समझाते हैं लेकिन सीएम नहीं मानते। फिर अगले सीन में सुधा को दयानंद रेड्डी के घर में काम करने वाले बूढ़े आदमी पर शक होता है। उसने स्टेटमेंट देते वक्त हकलाते और डरकर बात की थी, मतलब उसने आधा सच ही बोला था। तो उसका नार्को टेस्ट करने का फैसला होता है। इधर अनीता एक पावरफुल पॉलिटिशियन से मिलती है और कहती है कि जैसे मेरे फादर की केस की इंक्वायरी बंद करो, तुम्हें जो चाहिए हम उसकी मदद करेंगे। सुधा ने अपने 4 टीम मेंबर्स पर भरोसा किया था लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया अपनी इंक्वायरी लीक कर। तो अब सुधा अकेली सारी इंक्वायरी करेगी। बूढ़े आदमी को नार्को टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उस दिन क्या हुआ उसे पूछा जाता है तो बताता है कि उस रात गार्डन में पानी डाल रहा था। दयानंद रेड्डी स्मोक करने आए थे। उन्होंने कहा रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ। उस वक्त उनके साथ गंगा रेड्डी भी था। वो बूढ़ा आदमी गंगा रेड्डी की बात पहले स्टेटमेंट नहीं बताता। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उस रात घर से एक आवाज आई थी। फिर गंगा रेड्डी उस घर से बाहर आए और कहा कि जो यहाँ हुआ वो किसी को मत बताना, अगर किसको पता चला मैं तुम्हें मार दूंगा। अब सुधा गंगा रेड्डी को इंक्वायरी के लिए बुलाती है। आपने दयानंद रेड्डी के साथ कुछ किया था क्या? उस बूढ़े आदमी ने हमें सब कुछ बता दिया। गंगा रेड्डी कहता है कि मैं उस रात उनके घर में नहीं था और मुझे कुछ नहीं पता। फिर अगली इंक्वायरी गंगा रेड्डी के ड्राइवर की होती है। ये पहले दयानंद रेड्डी का ड्राइवर था तो ड्राइवर सच नहीं बोल रहा था तो उसे पीट कर पूछा जाता है गंगा रेड्डी ने उस रात क्या किया, सच बताओ। वो बोलना शुरू करता है। असल में गंगा रेड्डी ने इस ड्राइवर अनूप और एक आदमी को काम दिया था दयानंद रेड्डी को रेगुलरली फॉलो करना और अकेले होने पर उनका काम तमाम करना। इन्होंने दयानंद रेड्डी को फॉलो किया। घर के पास घूमने का फोटोज भी मिला था और घर के बाहर जो लोग बाइक पर घूम रहे थे वो लोग ये दोनों ही है। जब दयानंद अकेला था गंगा रेड्डी पहले घर में गया और तीनों को बुलाया। तीनों घर में घुस गए थे। मर्डर वेपन्स कहाँ है ये ढूंढ रहे थे। तो ड्राइवर उन्हें एक स्पॉट बताता है जहां पर वेपन्स थे और वो लोग वहां पर वेपन सर्च करना शुरू करते हैं। तभी सीनियर ऑफिसर सुधा को ऑफिस बुलाते हैं। वहां जाकर सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि अब तुम इस केस की इंक्वायरी मत करो, सीबीआई इस केस को हैंडल करेगी। सुधा रिक्वेस्ट करती है केस ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सॉल्व कर दूंगी। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारी इंक्वायरी मीडिया में लीक हो गई है, इसलिए हमने फैसला लिया कि ये केस सीबीआई संभालेगी। तब वहां राम आता है। राम को एसपी के रूप में प्रमोशन मिला था। शायद राम ने ही इंक्वायरी लीक की होगी। सीनियर ऑफिसर और राम दोनों दयानंद रेड्डी मर्डर केस में किसी की मदद कर रहे हैं। राम को लालच देकर सीनियर ऑफिसर ने सारी इंफॉर्मेशन लीक करवा दी। ये पता चलने पर सुधा गुस्सा कर वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन हमें 3 महीने के बाद दिखाया जाता है। सीबीआई अब केस की इंक्वायरी कर रही है। दयानंद रेड्डी ने मरने से पहले एक लेटर लिखा था जिसमें प्रसाद नाम था, लेकिन सीबीआई ने सोचा कि प्रकाश को गलती से प्रसाद लिखा गया। वो प्रकाश को अरेस्ट करने के लिए फैसला करते हैं। ये बात सुधा को न्यूज से पता चलती है। अब रंगा और प्रकाश सुधा से मिलते हैं और कहते हैं अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो गलत है। उसे लगता है कि प्रकाश अरेस्ट होगा, आप इसे बचा लीजिए। रंगा और एक बात बताता है कि अनीता और उसके हस्बैंड ने
मुझे बुलाकर कहा कि प्रकाश से मर्डर कन्फेस करवाओ, हम जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे। रंगा ने कितना भी कहा प्रकाश इनोसेंट है, वो नहीं माने। तो रंगा को शक होता है कि अनीता और उसके हस्बैंड ने ही ये मर्डर में शामिल है, इसलिए दोनों ऐसा कर रहे हैं ताकि केस उनके फेवर में हो, इसलिए प्लान बनाकर एसबीआई को केस भेज दिया। तब रंगा सुधा से कहता है कि प्रकाश को बचा लीजिए, अब गंगा रेड्डी बड़ी पोजीशन पर है और उसका ड्राइवर भी बहुत बड़ा डॉन बन चुका है। ये सब रंगा से पता चलने पर सुधा घबरा जाती है। सुधा अपने लीड्स के साथ एक रिपोर्ट तैयार करती है और सीएम को देती है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी हुआ मैंने इस रिपोर्ट में रखा है, रिपोर्ट्स देखकर अब जो भी फैसला करे वो आप पर है। ये कहकर सुधा वहां से चली जाती है। अब हमें कुछ फ्लैशबैक में कुछ चीजें दिखाई जाती है। दयानंद रेड्डी चाहते थे कि प्रॉपर्टी के विल में शाहीन का नाम भी लिखा जाए। उसी वक्त उनका मर्डर हो गया था, ये शाहीन ने सुधा को बताया था। इस एंगल से इंक्वायरी करे तो सुधा क्या सोचती है हमें वो विजुअली दिखाया जाता है। उस रात गंगा रेड्डी उसके साथ बात करने आए थे। दयानंद ने गंगा से कहा होगा चलो टाइम हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। उसी वक्त प्लान के हिसाब से वो 3 लोग घर में घुस गए और आखिर में उन लोगों ने दयानंद रेड्डी पर अटैक किया और कहा होगा कि तेरी बेटी अनीता ने सब करने के लिए कहा होगा। उन्होंने शाहीन के नाम की विल ढूंढी और अनीता को देने का सोचा ताकि वो अपने हिसाब से विल चेंज करे। अगर दयानंद को मारे तो इंसान किसी और पर आना चाहिए, इसलिए प्रसाद का नाम उस लेटर में लिखा गया। अगर प्रसाद इसमें नहीं फंसता तो रंगा को कहा गया कि प्रकाश से कन्फेस करवाओ और पैसे दो। लेटर लिखवाने के बाद दयानंद रेड्डी पर अटैक कर उनका मर्डर किया गया। सुधा के रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन थी और लोगों को लगता है कि ऐसे ही उनका मर्डर हुआ है। इसके बाद सीएम ने क्या फैसला किया वो हमें नहीं दिखाया जाता। फिल्म बिना किसी डिसीजन के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। ये मूवी एक रियल लाइफ सिचुएशन बेस है, पर उनका मर्डर कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता। अभी उनकी मर्डर मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है।